बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर 8 को हम स्टडी करेंगे विच इज फिशन रिएक्शन। चैप्टर नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं हम बगैर किसी ताखीर के। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? अगर आपको याद हो तो इससे पिछला मैंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था विच वाज न्यूक्लियर फ्यूजन, और उससे पिछला जो था वो न्यूक्लियर रिएक्शंस था। एक्चुअली ये उसी की एक कड़ी चल रही है न्यूक्लियर रिएक्शन की, कि उसका ये थर्ड टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी स्कूल फिजिक्स में इसके हवाले से थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा। आज हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और एक अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है इनके पास। तो चलते हैं बगैर किसी ताखीर के टॉपिक की तरफ। और याद रखें कि हर एक्सपेरिमेंट के पीछे उनके कोई ना कोई फाउंडर्स होते हैं जो इनको करते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ओटो हन, एक का नाम था ओटो हन, ठीक है नाम था, और एक का नाम था फ्रिट्ज स्ट्रसमन। ये दो हमारे पास साइंटिस्ट थे और कहा जाता है कि इन दोनों में से किसी एक की मिसेस भी थी, यानी तीन थे एक्चुअली। ये तीन या ये दो मिलकर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये कह रहे थे कि ये चीज तो हमें पता चल गई, अब मेरे पिछले लेक्चर्स में भी ये बहुत दफा डिस्कस कर चुका हूं, ये चीज तो हमें पता चल गई कि जैसे जैसे एटम एक थ्रेशोल्ड अमाउंट से ऊपर जाना शुरू होता है, यानी उसका न्यूक्लियस बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी हैवी न्यूक्लियस आ जाता है। हैवी न्यूक्लियस जैसे 82 से जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाए, जैसे यूरेनियम हो गया, उसका कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? 235, 238 वाला भी होता है, 234 वाला भी होता है। इसी तरह रेडियम हमारे पास हो गया, इसी तरह जितने और भी बहुत सारे, जैसे सीबोर्गियम हो गया। तो ये तमाम के तमाम जो है ये अच्छे खासे हैवी पार्टिकल होते हैं। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी वीक होती है हमारे पास। जब मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात करता हूं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, यानी एक अगर यूरेनियम U235 है ना, तो 235 पार्टिकल्स के लिए जितनी एनर्जी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी अगर कम है तो वो फिर आपके पास अनस्टेबल पार्टिकल होता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करूं। उसके अंदर प्रोटॉन है, उनके बीच में धींगा मुश्ती होती है, लड़ाई होती है, दे वांट टू एस्केप। तो वो क्या करते हैं, वो रेडिएशन निकाल कर अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। और वो रेडिएशन भी मैंने अच्छे तरीके से समझाई थी, जिसमें अल्फा बीटा गामा, ये तमाम रेडिएशन वो क्या करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। अब उनका ख्याल था हम यूं करते हैं, हम मिल के ये काम करते हैं कि हम ये फर्ज करें U235 वाला पार्टिकल है, U235 पार्टिकल 92, हम यूं करते हैं कि एक न्यूट्रॉन और इसके अंदर डाल दें, इसके न्यूक्लियस के अंदर, चेक करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को क्या फर्क पेश आएगा। यानी एक्चुअली होना ये चाहिए, जो उनके भी दिमाग में यही चल रहा था कि अगर हम 235 92 यूरेनियम के बीच में अगर एक न्यूट्रॉन डाल देंगे तो एक नया आपके पास पार्टिकल U236 आ जाएगा। यानी उनका ख्याल था ये रिएक्शन U236 पे जाके खत्म होगा। और फिर हम बाइंडिंग एनर्जी को चेक करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी मजीद वीक होगी क्योंकि न्यूक्लियॉन और बढ़ गए। सो अब देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन रिजल्ट ने उन सबको बरता हैरत में मुब्तला कर दिया। यानी जैसा वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, सेकंड का भी कुछ बहुत ही कम कलील वक्त में U236 में वो जरूर किया। ठीक है, यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका ऑलरेडी शॉपर भरा हुआ है, उसमें मैंगोज आपने लिए हुए अच्छे खासे फुल ऊपर तक, और आप कहते हैं चल यार एक मैंगो और डाल के ट्राई करता हूं, देखता हूं शॉपर फटता है नहीं फटता। आपने मैंगो ऊपर से उसको प्रेस कर दिया एक और डालकर, वो थोड़ी देर के लिए तो मैंगो उसके अंदर जाएगा, फिर यकदम कहीं से शॉपर फटेगा और सारे मैंगो तितर बितर हो जाएंगे हमारे पास। वो ऐसे ही हुआ उनके पास। वो जैसे उन्होंने एक न्यूट्रॉन उसके अंदर डाला, यानी आप मैंगो की बात नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन ने डाला तो उनका ख्याल था कि ये U236 बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो हमारा एटम जो था उसका न्यूक्लियस कोलैप्स कर गया और वो हमारे पास बन गया किसमें, एक बेरियम हमारे पास आ गया।
और एक हमारे पास क्रिप्टॉन आ गया, और साथ ही हमारे पास 3 न्यूट्रॉन। वैसे एवरेज हमारे पास ये 2.5 न्यूट्रॉन बनते हैं, यानी किसी में 3 आते हैं, किसी में 2, तो एवरेज 2.5 हमारे पास न्यूट्रॉन बनते हैं। तो बेरियम आमतौर पे 156 वाला होता है, क्रिप्टॉन 92 और 36 वाला होता है, और न्यूट्रॉन 10 वाला होता है हमारे पास। सो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, हमारे पास U236 बनता, बट इट डिडंट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, बेरियम क्रिप्टॉन आए, इनको फिशन फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब फिशन होता है, जब 2 पार्टिकल्स को ज्वाइन करें और हमारे पास क्या कहते हैं, मतलब वो पार्टिकल टूट जाए और टूट के मजीद पार्टिकल बन जाए हमारे पास, तो उसको फिशन कहा जाता है हमारे पास। तो बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन बने। अब हम चेक करते हैं कि इन पे लॉज, वो जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताए थे, वो सारे लॉज लगते ही नहीं लगते। पहले 235 और 1 कितना हुआ, 236। चेक करें, 141 और 92, 230, चेक करें, 233 हुआ, और 3 न्यूट्रॉन है, 236, यानी एग्जैक्टली इसके इक्वल आ गया। 92 में 0 ऐड करें तो 56, और 36 को ऐड करें 92 आ रहा है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियॉन की जो तादाद है हमारे पास, वो भी हमारे पास क्या है, बराबर है। अब हम चलते हैं इसकी मैस एनर्जी इक्वेशन पे चलते हैं कि क्या इनकी मैस एनर्जी भी बराबर है या नहीं। स्टूडेंट्स चलते हैं इनके रिएक्शन पे। सबसे पहले हम यहां बना लेते हैं जो हमारे पास है रिएक्टेंट्स, कि ये जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं इनके मैसेज कितने और प्रोडक्ट के मैसेज कितने। ठीक है, ये आप लोगों को मेरे पिछले लेक्चर अगर अच्छे तरीके से सुने हो तो आप लोगों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अब बिल्कुल भी। रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स ये 2 हैं, इन दोनों के मैसेज को ऐड कर लें। इनमें एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.008665 U। रिमेंबर 1 U कहा जाता है 1.6606 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg को। ये कार्बन का 1/12 मास होता है, यानी कार्बन का टोटल मास को अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास आता है 1 U। इसको एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है हमारे पास। दूसरा, एक U में कितनी एनर्जी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात भी आपने याद रखनी है। अब चलते हैं यूरेनियम पे। यूरेनियम का कितना मास है हमारे पास बच्चों, ये है 235.439 है, गैस यही है हमारे पास होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के मैसेज को ऐड कर लेंगे, देखते हैं कि हमारे पास मास कितना आता है U की फॉर्म में। तो ये देखो हमारे बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसको ऐड करके रखा है 236.44, ये तकरीबन U, मैं मतलब राउंड ऑफ कर लेता हूं, ये आ गया। अब आते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में हमारे पास कौन सा है, बेरियम। ये बच्चों ले लो बेरियम। बेरियम हमारे पास है 141 वाला, तो इसका होता है 140.913, 140.913 U, ये हमारे पास होगा। और दूसरा हमारे पास क्रिप्टॉन है 91.89, 91.89 U। जबकि 3 न्यूट्रॉन्स आए, मैंने कहा था ये कम और बेश 3 होते हैं, लेकिन 3 फुल नहीं होते, ये 2.5 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये 3 न्यूट्रॉन, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास टोटल आ जाएगा। तो 3 5 are 15, 3 6 are 18, 19, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों अगर मैं इस सारे मैस को ऐड कर लूं, ये मैस 2 है, तो बच्चों क्या आ रहा है चेक करें। यस, देखें मेरे बच्चों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 235.82। तो बच्चों अगर मैं U में, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लेता हूं, तो माइनस करके बच्चों देखो क्या आ रहा है, तो ये बच्चों 0.215, यानी ये देखें ये मास हमारे पास ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है। सो अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो ये डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, 0.215 U, और एक U कितना है 0.215 U, और एक U जो होता है ना, वो आपको पहले ही बताया था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। सो अगर मैं 931 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं
तो ये 200 आता है, नियरली 200.6 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, 200.165 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। सो बच्चों, यानी इतनी ये एनर्जी में मैंने शिफ्ट किया। मैंने क्या किया, पहले इनके मैसेज को ऐड किया, इनके मैसेज को ऐड किया, तो मुझे पता चला ये मैस बड़े थे, ये मैस छोटे थे, तो कितना मैस का फर्क पड़ा, तो ये मैस का फर्क है। उसको मैंने जब एनर्जी में शिफ्ट किया तो पता चला 200। इसका मतलब हुआ कि जब ये फिशन फ्रैगमेंट्स हैं, ये जब फिशन फ्रैगमेंट्स निकलेंगे, दे विल जस्ट गिव हैव फ्रिक्शन विद ईच अदर्स, ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन खाएंगे और एनर्जी पैदा करेंगे, हीट एनर्जी पैदा करेंगे, और वो हीट एनर्जी कितनी होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी अप्रोक्सीमेटली। तो टोटल कितने न्यूक्लियॉन शामिल हुए थे, 235 और एक 236, यानी टोटल न्यूक्लियॉन कितने थे हमारे पास 236 हमारे पास थे। सो अगर मैं 236 से इसको डिवाइड कर लूं तो ये बनता है हमारे पास 0.9 अप्रोक्सीमेटली, 0.85 बताया, 0.9 या 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन बनती है, यानी एक न्यूक्लियॉन इतनी एनर्जी निकाल रहा है आपके पास पर। अगर आपको याद हो पिछला फ्यूजन रिएक्शन, मैंने फ्यूजन रिएक्शन में आप लोगों को ये बात समझाई थी कि उसका नियरली 3.5 बन रहा था, पर न्यूक्लियॉन बन रहा था, इसका 0.8 यानी 0.9 के करीब बन रहा है, विच इज 4 टाइम्स और 3 टाइम लेस देन फिशन फ्यूजन। ये फ्यूजन से तकरीबन 4 गुना या 3.5 गुना कम है, यानी इसका मतलब है फ्यूजन में आपको जो है एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो ये इसका एक छोटा सा जायजा था हमारे पास। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास फिशन फ्रैगमेंट्स यही आए, आपके फिशन फ्रैगमेंट्स अगर इसी में कुछ और भी आ सकते हैं। यूरेनियम U235 92 में हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि टिन आ जाए, टिन और मोलिब्डेनम आ जाए और साथ ही 3 न्यूट्रॉन आ जाए, ये 132 आई थिंक आई गेस है, और मोलिब्डेनम 10142 है हमारे पास। तो ये इस तरह का भी रिएक्शन हमारे पास बन सकता है। सो जरूरी नहीं है यही फिशन फ्रैगमेंट्स आए, कोई और भी आ सकते हैं, तो आप उनमें एनर्जी का जो है वो लेवल चेक कर सकते हैं। सो ये भी हमारे पास एक है। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर था हमारे पास एक न्यूक्लियर फिशन का। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिशन के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन इसमें एक रिएक्शन भी होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। यहां मैं लिख रहा हूं, न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन। व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है हमारे पास। आमतौर पर ये सारा जो आपको बताया गया है, ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये स्लो बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन होती है, ठीक है, स्लो बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन होती है। अगर आप तेज बम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन की करेंगे तो न्यूट्रॉन पे कुछ चार्ज नहीं होता, स्टूडेंट्स याद रखें। वो हो सकता है वो उसके अंदर पेनिट्रेट होके बाउंस बैक होके वापस आ जाए, या पेनिट्रेट होके दूसरी साइड से निकल जाए। सो दिस शुड बी अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो होना चाहिए ताकि न्यूट्रॉन जाए और जाके U235 92 के न्यूक्लियस में जाके चला जाए और उसको थोड़ी देर के लिए U236 बनाए, और बाद में फिशन फ्रैगमेंट्स वो जब फटते हैं तो हमारे पास ये बन जाते हैं, इन टुकड़े टुकड़े जब हो जाते हैं जिसके फिशन फ्रैगमेंट्स। अगर आपके पास क्रिटिकल मास से ज्यादा यूरेनियम मौजूद हो, क्रिटिकल मास क्या होता है, अच्छा सम टाइम ऐसे हुआ, फर्ज करें ये हमारे पास एक यूरेनियम है U235 92, ये एक छोटा सा न्यूट्रॉन आ रहा है 10 वाला, सॉरी छोटा सा है न्यूट्रॉन 10 वाला, ये जाके इसके अंदर पैवस्त हुआ और इसके अंदर जैसे गया और एक एटम के अंदर घुसा और उस एटम को उसने क्या कर लिया, फिशन रिएक्शन में चेंज कर लिया और उससे आपको क्या मिले, 3 न्यूट्रॉन मिले। ऐसा हो सकता है कि वो 3 न्यूट्रॉन फास्टली तेजी से यहां से बाहर निकल जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ये मास कितना है, इसका यूरेनियम का मास कितना है। यूरेनियम का मास अगर छोटा हो, एक क्रिटिकल लेवल का हो, क्रिटिकल लेवल एक ऐसा लेवल कि जब उसमें से जो ये 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं ये एस्केप आउट हो जाए,
ये मजीद आगे रिएक्शन क्रिएट ना करे। ये तब होता है जब मास बहुत छोटा हो। सो ऐसा मास जो इतना स्मॉल इनफ होता है कि जिसमें मजीद फिशन रिएक्शन नहीं क्रिएट होती, यानी 3 न्यूट्रॉन एस्केप आउट हो जाते हैं, तो उसको क्रिटिकल मास कहा जाता है। सो व्हाट इज क्रिटिकल मास? क्रिटिकल मास इज अ मास in which 3 neutrons that you get out of fission reaction, they escape out from that particular element, and it does not involve in the further reaction. ये मजीद further reaction में नहीं होते। अगर इस mass से थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ऐसा मुमकिन है कि हमारे पास मजीद 3 न्यूट्रॉन मजीद आगे फिशन रिएक्शन क्रिएट करेंगे। वो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो अगले 3 एटम को पकड़ लेंगे यूरेनियम के, और वो उनमें भी फिशन रिएक्शन क्रिएट करेंगे। अब जैसे इसमें हुआ, ये देखें, अब इससे क्या मिला आपको? एक बेरियम मिला है, एक क्रिप्टॉन मिला है, एक बेरियम मिला है, एक क्रिप्टॉन मिला है, और 3 न्यूट्रॉन मिले आपको। ठीक, ये 3 न्यूट्रॉन मिले। अगर ये 3 न्यूट्रॉन अगले किसी यूरेनियम को पकड़ लेते हैं, यूरेनियम को, ये भी यूरेनियम को पकड़ लेता है, ये भी यूरेनियम को पकड़ लेता है, ये भी यूरेनियम को पकड़ लेता है हमारे पास, तो इस तरह क्या हुआ? यहां से भी 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, यहां से भी 3 मिलेंगे, यहां से भी 3 मिलेंगे। वो 3 3 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3 3 9 वो फिर 9 पार्टिकल्स को आगे जाकर पकड़ेंगे। फिर 9 पार्टिकल, हर एक में से जब 3 3 न्यूट्रॉन बनेंगे तो 27 हमारे पास आएंगे, 27 अगले 27 को पकड़ेंगे। सो यूं ये प्रोसेस जो है, इन नो टाइम आपके पास समझ ले पूरे का पूरा यूरेनियम एक्सप्लोड हो जाएगा, और आपके पास इस प्रोसेस को कहते होते हैं फिशन चेन रिएक्शन। ये फिशन चेन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास यूरेनियम इतना साइज का हो, जो क्रिटिकल मास है हमारे पास बड़ा हो। हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, याद रखें। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आमतौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कुछ कैडमियम रॉड्स होते हैं। वो क्या करते होते हैं? वो 3 न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें से 2 न्यूट्रॉन क्रिटिकल मास से थोड़ा सा बड़ा मास रखा जाता है। याद रखें, क्रिटिकल मास एक ऐसा मास होता है जो मजीद फर्दर आखिरी मास, लास्ट मास, जिससे आगे अगर मास बढ़ा दिया तो रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, चेन रिएक्शन। यानी ये लास्ट मास कि जिसमें हमारे पास चेन रिएक्शन नहीं होती, ये वो लास्ट मास हमारे पास है। तो उसके वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम भी कहा जाता है, याद रखें, क्योंकि डेंसिटी सेम होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। अगर डेंसिटी को कांस्टेंट रखें और मास क्रिटिकल भी कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम भी क्रिटिकल कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्रिटिकल है इसमें, तो याद रखिएगा। सो ये आपका पूरा मैटर एक्सप्लोड हो जाएगा। और कैसे होगा? ऐसे मैं कैडमियम रॉड की बात कर रहा था कि कैडमियम रॉड क्या करते हैं, वो 2 न्यूट्रॉन को निकाल देते हैं, एक न्यूट्रॉन जो बचता है उसको कहते हैं चल भाई आगे प्रोसेस स्टार्ट कर। वो एक अगला प्रोसेस स्टार्ट करता है, फिर न्यूट्रॉन मिलते हैं, फिर 2 को बाहर एस्केप आउट करते हैं। तो यानी एक एक न्यूट्रॉन जो है ना वो आगे प्रोसेस को चलाता रहता है। तो वो हमारे पास चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंटली हाई नहीं होती। उसकी रीजन 3 3 3 3 के रेशो से वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। वो किससे प्रोड्यूस हो रहे होते? एक एक आगे प्रोड्यूस हो रहा है और बाकी 2 को वो क्या कर रहे हैं? कैडमियम रॉड से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी उनको वो निकाल रहे हैं। सो ये था हमारे पास न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन। सो ये बच्चों इसका एक छोटा सा जायजा था। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आप अंदाजा लगाएं एक बात, ये फिशन चेन रिएक्शन को तो आप समझ गए होंगे, क्रिटिकल मास को भी समझ गए, क्रिटिकल वॉल्यूम को भी, क्रिटिकल मास भी, क्रिटिकल वॉल्यूम भी बता दिया। एनर्जी पे डिस्कशन करते हैं। एनर्जी पे डिस्कशन करते हैं, एनर्जी पे। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कितनी एनर्जी एक हमारे पास प्रोसेस में कितनी है। ये एक एटम इन्वॉल्व था, किसका? यूरेनियम का। और कितनी एनर्जी आ रही है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंदाजा लगाएं। आप घरों में गैस यूज करते हैं, जैसे मीथेन गैस है CH4, ठीक है, ये 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक मॉलिक्यूल जो होता है ना, एक मॉलिक्यूल मीथेन गैस का, वो 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज करता है, प्रोड्यूस करता है हमारे पास। आप अंदाजा लगाएं दोनों में, अगर हम किसी तरीके से कोयला जला लें, 1 kg कोल जलाएं, 1 kg कोल, 1 kg कोल अगर हम जला लें, ठीक है, उससे हमें जो एनर्जी मिलनी है बच्चों, उससे 25 लाख गुना, 2.5 मिलियन टाइम ज्यादा एनर्जी 1 kg ऑफ यूरेनियम से हमें मिलेगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, आप 25 लाख किलो कोयला
25 लाख किलोग्राम कोयला आप जमा कर दें और उसको आग लगा दें, उससे आपको जितनी एनर्जी मिलनी है, केमिकल एनर्जी केमिकल फॉर्म में वो मिलती है, तो आपको ये यूरेनियम की न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ 1 किलोग्राम उतनी दे देगी। यानी इतनी ज्यादा एनर्जी आपको मिल सकती है। इसीलिए यूरेनियम जो है ये हमारे साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा ही समझ लो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ी चीज से ज्यादा एनर्जी यूज कर लें, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि आने वाले दौर में शायद इसको बहुत यूज किया जा सके, लेकिन इसका एक वजह भी होती है इसको ना यूज करने की, कि इससे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी जो है ना वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है और ये जो फिशन फ्रैगमेंट्स हैं ये भी हमारे पास एक किस्म का एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, और ये पोल्यूशन की वजह से इसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते। वरना छोटी सी चीज से इतनी बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस कर देना ये हम सब के लिए ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू इतना ज्यादा कोयला, जिससे माहौल की एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूशन भी ज्यादा फैलती हो। तो यूरेनियम से अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया जाए वो ज्यादा आसान होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।